नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मिले होटल डी पेरिस में। उन्होंने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, एक लंबा भाषण दिया और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा भरी। उन्होंने उनसे यह तक कह दिया कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो चलेगा क्या, यानी प्रधानमंत्री ज्यादा प्रचार काशी के अंदर नहीं करेंगे। कल के रोड शो में ही उन्होंने अपनी जीत की इबारत लिख दी है, ये तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। साथ ही साथ अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। शहर कोतवाल कहा जाता है काल भैरव बाबा को, और काल भैरव के इन दर्शनों के बाद कार्य सिद्धि का आशीर्वाद लेकर वो 11:36 से 12:24 के बीच अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है और इसकी विशिष्टता यह भी है कि बिना विशेष योग के भी इस मुहूर्त में किया गया काम फलदायी होता है। साध्य योग ने नामांकन के दिन इसे शुभकारी बताया गया है, यानी इस योग को शुभकारी बताया गया है और इस योग के बाद कार्य सिद्धि होती है। प्रधानमंत्री के जो प्रस्तावक है, अगर उनकी हम बात कर लें तो जगदीश चौधरी जो डोम राजा के सुपुत्र है वो इसमें एक प्रस्तावक है। सुभाष गुप्ता एक वरिष्ठ भाजपाई हैं, वो इसमें प्रस्तावक है। नंदिता शास्त्री जो कि प्रधानाचार्य है एक महिला विश्वविद्यालय की, वो इसकी एक प्रस्तावक है। और साथ ही साथ एक चौकीदार भी इसमें प्रस्तावक हो सकता है। हम लगातार ये कह रहे थे कि एक चौकीदार भी प्रस्तावक हो सकता है। तो काल भैरव बाबा के दर्शन, कार्य सिद्धि का आशीर्वाद, इसके अलावा क्या, शहर कोतवाल कहा जाता है काल भैरव को, आप बता रहे थे। मनीष भाई ये बताइए कि काल भैरव की पौराणिक मान्यता और क्या कुछ है। देखिए, काल भैरव को जितने जो भी काल, जिस तरह से आप समझे कि कोई ऐसा मौका जो आपके जीवन में आए जिसका कोई आपको रिजल्ट दिखाई न दे, या जिसकी पूजा के साथ, जिसकी उपासना के साथ आप उसे कार्य सिद्धि कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो काल भैरव ही हैं। कलयुग में काल भैरव को सारे देवताओं का प्रतिनिधि माना गया है, आदि और शक्ति। जैसे दीपक भाई वाराणसी में बाबा विश्वनाथ हैं, वहां पर शक्तिपीठ भी है, दुर्गा कुंड है। जैसे सर्जन जी कह रही थी कि भाई वहां पर अन्नपूर्णा देवी का वास है और वहां पर उनका पीठ है। तो ये माना जाता है कि जब एक पूरा परिवार लेकर अगर बाबा विश्वनाथ वहां बैठे हैं तो वो नगरी देव नगरी हो जाती है, देवलोक हो जाता है। ऐसे में चौकीदारी का जिम्मा किसी के पास है जो कि उस पूरे देवलोक की चौकीदारी करे और वहां पर प्रशासन और प्रबंधन सब ठीक ठाक रहे, वो जिम्मा काल भैरव को दिया गया है। काल भैरव का ये कहा जाता है कि जब भी आपकी कुंडली में सारे ग्रहों पर अगर कोई संकट है, या आपके ग्रह गोचर अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में अगर ठीक नहीं चल रहे, तो काल भैरव की उपासना बताई जाती है। काल भैरव का मतलब यहां पर आप शनि को भी शांत कर सकते हैं और मंगल भी शांत होते हैं। ये इसका पौराणिक वत्व। मैं पंडित पुजारी नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा लिखा, जितना समझा, और पूजा अर्चना के जो विधि विधान है, ये मैंने बताने की कोशिश की। अगर मेरे किसी भी वक्तव्य से शास्त्र को कहीं भी कोई धक्का लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बिल्कुल, हमने आपकी बात को जनता ने आपकी बात सुन ली है और हम इस वक्त सीधे चलते हैं बनारस, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी संतोष ओझा, जो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि काल भैरव को पौराणिक और धार्मिक क्या महत्व है। संतोष, हमें बताइए कि नामांकन से पहले काल भैरव की पूजा, इसका शास्त्रों के हिसाब से क्या महत्व है, इसका बनारस के हिसाब से क्या महत्व है। दीपक जी, इसमें दो राय नहीं है कि काल भैरव बनारस के देवता हैं और यहाँ के कोतवाल कहे जाते हैं। बिना इनके आदेश के बनारस में रहना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, और यही वजह है कि नॉमिनेशन से पहले प्रधानमंत्री इनका आदेश लेके, इनका सुमिरन करके, इनका पूजन करके अपने यात्रा को शुरू किए हैं। जैसा कि आप पूछ रहे हैं, उसका सबसे अच्छा जवाब ये होता है कि यहाँ यज्ञ देवता नहीं होते हैं। मरने के बाद अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य को जो फल दिया जाता है उसे यज्ञ देते हैं। संतोष, मैं फिर आपके पास आऊंगा, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। सज्जना, मैं ये समझना चाहूंगा, डोम के राजा के सुपुत्र जगदीश चौधरी का प्रस्तावकों में शामिल होना, ये क्या दिखाता है सामाजिक समरसता के लिए? ये दिखाता है कि जो बीजेपी की एक छवि है कि ये बनिए और ब्राह्मणों की पार्टी है, स्वर्णों की पार्टी है, बीजेपी उस छवि और उस मिथक को तोड़ना चाहती है, सामाजिक समरसता। अब बीजेपी का आपने अगर घोषणा पत्र भी पढ़ा होगा तो सामाजिक समरसता पर बीजेपी काफी गंभीरता से काम कर रही है। अब आप देखिए कि डोम राजा का पुत्र, जिनको कि भारतीय समाज में बहुत ज्यादा माना नहीं जाता, कि उनको थोड़ा दूर ही रखा जाता, मणिकर्णिका घाट के वो लोग राजा हैं वहां के। दूसरा उन्होंने लिया है सुभाष गुप्ता जी को, जो कि संघ के कार्यकर्ता हैं और वैश्य कम्युनिटी से आती हैं। तीसरी हैं नंदिता शास्त्री जी, शी इज अ ब्राह्मण।
तो चौकीदार का भी मालूम नहीं है कि वो कौन है। तो ये सामाजिक एक मैसेज समाज को देना है कि मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं, एनडीए के तमाम नेता एक मिनी वैन के अंदर बैठे हुए हैं। ये तमाम एनडीए के नेता हैं। नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, उनके बगल में अनुप्रिया पटेल हैं, पीछे सिद्धार्थनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे संजय मयूख दिखाई दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उप मीडिया प्रभारी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, एडीएमके के नेता, और साथ ही साथ पीयूष गोयल जो कि रेल मंत्री हैं वो दिखाई दे रहे हैं। रामविलास पासवान जो कि एलजेपी के नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ केंद्र में वो मंत्री भी हैं। तो आप ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। एनडीए के नेता एक गाड़ी में एक साथ निकल रहे हैं और वो प्रधानमंत्री के नामांकन के लिए अब कचहरी पहुंचेंगे। सर्जन, आप अपनी बात कंप्लीट जी हाँ, मैं सामाजिक समरसता पर जो बात कर रही थी कि बीजेपी अपनी छवि को, उस छवि को तोड़ना चाहती है कि वो सिर्फ बनिए और ब्राह्मणों की पार्टी है। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना और डोम राजा को बुलाना तो एक बहुत ही बड़ा मैसेज है पूरे समाज को, जो समाज का दलित वंचित वर्ग है उसको। इसके लिए पिछली बार आपको याद होगा कि बीजेपी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की फैमिली को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब आप देखिए, उन्हीं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो पोता है वो चिट्ठी लिख के कह रहा है कि हमें बुलाइए। तो चीजों में परिवर्तन हुआ है उस बारी में। और अब पिछली बार प्रधानमंत्री को 20-25 मिनट वेट करना पड़ा था क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपना पर्चा भर रहा था और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इस बार जो पूरा परिदृश्य है वो पूरी तरह से बदला हुआ है काशी के अंदर। और दूसरा एक चीज और बस जोड़ना चाहूंगी, फिर आप मनीष जी बोलिए, कि जो इन्होंने हुनर और जो उस्ताद स्कीम चलाई उससे लोगों को बहुत फायदा पहुंचा। क्योंकि जब आप विकास कार्य करते हैं तो वो किसी एक व्यक्ति या समुदाय विशेष के लिए नहीं करते, आप पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरे समाज के लिए कर रहे हैं। इसने भी एक बहुत पॉजिटिव मैसेज वहां पर दिया है। अब कई तरह के पॉजिटिव मैसेज पीएम की रोड शो से निकले हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, इंटेलेक्चुअल्स को संबोधित किया, उससे निकले हैं। लेकिन मनीष भाई, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात, जो महत्वपूर्ण चीजें मुझे दिखाई दे रही है उनके नामांकन से संबंधित, उसमें यह है कि 2014 में उन्होंने किसी भी मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा था, लेकिन जब वो 2019 में नामांकन कर रहे हैं तो बाकायदा मुहूर्त का ध्यान रख रहे हैं। 2014 में उनसे कहा गया था कि आप एक मुहूर्त निकाल लीजिए, उसके हिसाब से नामांकन करिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस बात को नहीं माना था। अगर हम बनारसी पंडितों पर भरोसा करें तो 26 अप्रैल यानी आज का दिन तय किया गया है उनके नामांकन के लिए। अभिजीत मुहूर्त है और कलेक्ट्रेट के राइफल क्लब स्थित जगह पर इस नामांकन को भरा जाएगा और निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह के सामने प्रस्तावकों की मौजूदगी में इस नामांकन को सौंपने का फैसला किया गया है। अंग्रेजी में नामांकन पत्र होंगे, इसके सेट बाकायदा तैयार कराए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर हिंदी में काम होता है, तो अंग्रेजी के सेट भी तैयार किए जा रहे हैं। ये जानकारी हमें मिली है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब नीतीश कुमार पहुंचे थे तो किस तरह से अमित शाह ने नीतीश कुमार का स्वागत किया था। उसके बाद हम उस वैन की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों में तमाम एनडीए के नेता वैन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एक साथ ये जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन के लिए। आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन ये साबित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि वो अपने घटक दलों को साथ लेकर चलना चाहती है। पिछली बार भी उसको 272 से ऊपर सीट्स मिली थी, इसके बावजूद भी उसने एनडीए की सरकार बनाई थी। देखिए, हम साथ साथ हैं, इसका संदेश ये जो तस्वीरें आ रही हैं दीपक भाई, ये साफ बताता है कि जो भी घटक दल हैं इनके साथ, वो सब साथ साथ हैं। आप देखिए, ऐसा कोई चेहरा नहीं बचा घटक दल में जो नहीं पहुंचा है, जितना मैं देख पा रहा हूं। एम तंबी दुरई दिखाई दे रहे हैं, पनीर सेल्वम दिखाई दे रहे हैं, ओपी, आप देखिए वहां भूपेंद्र यादव सबका ध्यान रख रहे हैं और सबका स्वागत सत्कार। साइड में जेपी नड्डा भी दिखाई दे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री। तो आप ये देखिए कि मोदी की सेना पूरी वहां पर मौजूद है और ऐसा कोई मौका नहीं। ये देखिए, उद्धव ठाकरे को शॉल उठा रहे हैं। तो ये आप सबको सम्मान दे रहे हैं और ये एहसास करा रहे हैं कि आप हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत महत्व रखते हैं और उसका हम सम्मान करते हैं कि आप काशी की नगरी आए, प्रधानमंत्री के नामांकन में आप शामिल हो रहे हैं। वरना इस भागदौड़ वाली और अभी भी चुनाव बाकी है, ऐसे में ये सारे बड़े नेता अपनी रैलियां छोड़कर, कोई आया होगा, कोई अपने अपने प्रचार कार्यक्रम में ये सारी चीजों का वो कहीं ना कहीं उसमें छूट हुई होगी। तो ये देखते हुए वहां पर कोई ऐसा मौका नहीं चूका जा रहा जिसमें उनके महत्व को ना समझा जाए और उनके वजूद को कहीं कोई कोर कसर रहे। ठीक है, अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। अजय उपाध्याय जी से 2 सवालों के जवाब हम ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये कि क्या कारण है कि एक
इस तरह का रोड शो जिसको सभी न्यूज चैनल काटने को मजबूर हो जाएं, ऐसा कोई भी शो राहुल गांधी ने इन चुनाव में नहीं किया। और दूसरा बड़ा सवाल है कि प्रियंका गांधी क्यों पीछे हटी? क्या पीछे हटी या उनके चुनाव लड़ने को लेकर एक हवा बनाया गया? इसका भी जवाब देंगे ब्रेक के बाद। बुलंद सोच, इरादों को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन करने के लिए कचहरी पहुंच गए हैं। 11:36 का वक्त है जब से अभिजीत मुहूर्त शुरू होता है और इसी मुहूर्त में 11:36 से 12:24 के बीच वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए के तमाम नेता एक वैन में बैठकर कचहरी पहुंच गए हैं। हमने वैन के अंदर तस्वीरें देखी, उसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल भी दिखाई दे रहे थे, रामविलास पासवान भी दिखाई दे रहे थे, नीतीश कुमार भी दिखाई दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कुछ मंत्री उत्तर प्रदेश के जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह वो भी दिखाई दे रहे थे। प्रधानमंत्री इस वक्त पैदल चलकर जा रहे हैं। आज उनका परिधान बिल्कुल बदला हुआ है। कल उन्होंने भगवा कुर्ता पहन रखा था, आज उन्होंने सफेद कुर्ता पहन रखा है और उसके ऊपर एक काली जैकेट। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ काशी की सड़कों पर उमड़ पड़ती है। हमने कल रोड शो के दौरान देखा था किस तरह से काशी की गलियां, सड़क, चौराहे पूरी तरह से लोगों से पटे पड़े थे। अगर हम मुहूर्त की बात करें तो 2014 में किसी भी तरह के मुहूर्त को प्रधानमंत्री ने नहीं माना था और प्रधानमंत्री ने जो अपना पहला नामांकन काशी से किया था उसमें उन्होंने बिना मुहूर्त को ध्यान में रखे अपना नामांकन कर दिया था। उनसे कहा था लोगों ने कि आप मुहूर्त देखें, मुहूर्त के हिसाब से नामांकन करें, लेकिन उन्होंने वो बात नहीं मानी थी। लेकिन इस बार उन्होंने मुहूर्त का ध्यान रखा है। अभिजीत मुहूर्त के तहत ये नामांकन हो रहा है। इस नामांकन के बारे में कहा जाता है, मैं उसके लिए एक धार्मिक लाइन है वो भी आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। इसकी विशिष्टता यह है कि बिना विशेष योग के भी इस मुहूर्त में किया गया काम फलदायी होता है। इसके अलावा वो काल भैरव मंदिर में पहुंचे और उन्होंने काल भैरव जो कि काशी के चौकीदार कहे जाते हैं उनका आशीर्वाद दिया और उसके बाद वो सीधे कचहरी पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि 4 प्रस्तावकों के नाम अभी आए हैं और अभी आप देख सकते हैं तस्वीरें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि इसको फुल फ्रेम दिखाएं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री का सबसे पहले अमित शाह ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया, उसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुलदस्ता दिया और अब उन्होंने प्रकाश सिंह बादल के पैर छुए। प्रकाश सिंह बादल एनडीए के सबसे वयोवृद्ध नेता, पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अकाली दल के प्रधान हैं और उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद नीतीश कुमार से हाथ मिलाया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के नेता दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम उनसे हाथ मिलाया और अब बाकी नेताओं से मिल रहे हैं। एम थंबी दुरई भी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों के अंदर। उद्धव ठाकरे से अब वो हाथ मिला रहे हैं। उद्धव ठाकरे विशेष रूप से पहुंचे हैं और रामविलास पासवान से हाथ मिला रहे हैं। उसके बाद नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज और इसके बाद अनुप्रिया पटेल जो कि बगल के जिले से ही ताल्लुक रखती हैं और उनके समाज का भी एक बड़ा वोट बैंक यहां पर मौजूद है। इसके अलावा आप दिखाई दे रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा जो कि नॉर्थ ईस्ट से असम से आते हैं और असम में एक बड़े मंत्री हैं। ये तमाम तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। यतेंद्र हमारे सहयोगी मौजूद हैं। यतेंद्र, फुल फ्लो में आज दिखाई दे रहे हैं एनडीए के नेता। शक्ति प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी क्या जताना और क्या दिखाना चाहती है एनडीए के सभी नेताओं को लेकर कि एनडीए एकजुट है? देखिए बिल्कुल दीपक जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि जो एनडीए को लेकर उनके ऊपर बार बार सवाल उठते हैं वो आज की तस्वीरें साफ कर देती हैं कि एनडीए में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। पूरा एनडीए एकजुट है। 2014 के बाद जब सरकार बनी तो कई सारे सहयोगी दलों की तरफ से, खासकर शिवसेना और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से आवाज उठाई गई कि एनडीए के सहयोगी दलों से नहीं पूछा जा रहा है, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए। शिवसेना लगातार लास्ट टाइम तक इस तरह के आरोप लगाती रही, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया और टिकटों की बात हुई तो शिवसेना एक बार फिर से एनडीए के पाले में आ गई और आज एनडीए का जो कुनबा साफ दिखाई दे रहा है वो तस्वीरें उसको साफ तौर पर दिखाती हैं कि एनडीए मजबूत है। और साथ ही इसमें नए सहयोगी थ्रोई को आप देख सकते हैं और इसके अलावा पनीरसेल्वम यहाँ पर देखे जा सकते हैं। यानी कि एनडीए का कुनबा और आगे बढ़ाया है। तमिलनाडु में इसका फायदा एनडीए को मिलेगा, इस तरह का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन आज की तस्वीरें इस बात को साफ करती हैं
कि प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के दौरान पूरा एनडीए एकजुट है, सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन में बार बार जिस तरह की तस्वीरें सामने आती है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहां पर इस नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पूरा एनडीए एकजुट है और पूरे एकजुटता के साथ पूरे देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं। सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर बीजेपी चल रही है, चाहे उद्धव ठाकरे हो, नीतीश कुमार हो, प्रकाश सिंह बादल हो, तमाम बड़े चेहरे जो एनडीए के हैं वो इस वक्त नामांकन के दौरान मौजूद है। ये तस्वीरें अपने आप में बताती है कि एनडीए के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे थे, जो बार बार एनडीए के कुछ सहयोगी दल भी इस बात को बार बार उठा रहे थे, 2014 की जो सरकार थी वो अब कहीं ना कहीं दूर की कौड़ी हो गई है और अब एक नए कलर में एनडीए नए सहयोगियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में मौजूद है। और जो वाराणसी में जो कचहरी है, जो अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो तस्वीरें दिखा रही है कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रस्तावक वहां पर मौजूद है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, केवल सहयोगी नहीं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है यतेंद्र, हम आपके पास फिर आएंगे, आप देखते रहिए वहां क्या हो रहा है। हम आपसे चाहेंगे कि आप वहां की मिनट की तस्वीरें आप हमें समझाएं, हमारे दर्शकों को समझाएं, ताकि वो महसूस कर सके कि आपकी तरह वो भी बनारस की कचहरी के अंदर इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, रमन मलिक साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। अजय उपाध्याय जी, आपने एनडीए की एक तस्वीर देखी, इस तस्वीर के सियासी मायने भी है, इस तस्वीर के सांकेतिक मायने भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन में आज ये साबित कर दिया कि भले से खटपट हुई हो एनडीए के अंदर, लेकिन एनडीए के ज्यादातर घटक दल 5 साल बाद भी उनके साथ है। लेकिन राहुल का नॉमिनेशन लगभग अकेला था, कोई सहयोगी दल का नेता वहां पर मौजूद नहीं था। इस तरह का ग्रांड शो करने में आखिरकार कांग्रेस पार्टी के हाथ पैर क्यों फूल जाते हैं? जो उपाध्याय जी, देखिए दीपक भाई, ये जो तस्वीर आप दिखवा रहे हैं, दिख रहा है तस्वीर, निश्चित तौर पे इस तस्वीर के कुछ मायने हैं। मैं दिखवा प्रधानमंत्री जी उन्होंने शो उन्होंने एनडीए का तैयार किया है, जो लाइव दर्शकों के सामने है। शो के मास्टर हैं मोदी जी, इसमें कोई दो शक नहीं है, कोई शक नहीं है। भैया जो जानते हैं किसने रोका है आपको मास्टर होने से? मुझे बताइए ना, किसने रोका है मास्टर होने से? इतने पैसे का बेवजह उपयोग, सत्ता का उपयोग, प्रशासन का उपयोग जो हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। ये बात जहां तक मीटिंग की बात है, उपाध्याय जी, यही करने के लिए तो चुनाव लड़ा जाता है, प्रचार करने के लिए चुनाव लड़ा जाता है। जनता के पैसे का, जनता के पैसे का नहीं है। प्रधानमंत्री जी के बिहाफ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, ये कैंडिडेट के बिहाफ पर नहीं है। ये भाजपा के कोई नेता सिर्फ नहीं ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री और बाकी लोगों को, ठीक है आप बुलाएं, आपको विश्वास नहीं होगा तो जनता को आप दिखा रहे हैं, ये तो आपके लोग थे ही, ये कौन सी बड़ी बात है? इनको अच्छा लगा, इनको लगता है कि बुला करके, दिखा करके और काशी की आलोचना नहीं, काशी की बहुत पढ़े लिखे और सम्मानजनक व्यक्ति हैं, सिर्फ आलोचना करने की आलोचना मत करिए। दीपक भाई, आलोचना के लिए आलोचना नहीं कर रहा हूं, काशी की जनता सब देख रही है, बुद्धिमान जनता है। काशी की जनता तक क्यों लिमिटेड है? देश की जनता इन तस्वीरों को देख रही है। देश की जनता की मीटिंग थोड़े है, नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन में एनडीए के लोगों को वहां बुला करके दी, आप मीटिंग कर रहे हैं। अजय जी, बहुत अच्छी बात है, करिए। जवाब नहीं देना चाहते और मेरे ख्याल से आपके पास जवाब भी नहीं है। रमन मलिक जी, आपके पास जवाब भी नहीं है। अजय जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक व्यक्ति एक्सटेम्पो सारी नब्ज को पहचानते हुए बोल पाता है, दूसरा व्यक्ति फोन से पढ़ के भी लिख नहीं पाता है। एक व्यक्ति जो है वो पूरा का पूरा कुंभा इकट्ठे ले जाता है, दूसरा व्यक्ति कुंभे में कहीं शामिल नहीं हो पाता, कुंभे के लोग उसे छोटा बच्चा कह के साइड पे कर देते हैं। एक व्यक्ति जो है वो देश के साथ संवाद कर पाता है और एक व्यक्ति अपने से ही संवाद नहीं कर पाता। एक व्यक्ति जो है वो इस समय देश के ऊपर, देश के साथ है। और फर्क कहां आता है कि आप अपने ही खटकों को साथ नहीं ले पाते। मायावती कुछ कहती हैं, ममता दीदी कुछ कहती हैं, कोई और कुछ कहता है, आपके अपने ही दल, अपने ही लोग विश्वास नहीं है कि उनका नेतृत्व कुछ कर पाएगा। आप दोनों ब्रेक में भी जगह लीजिए, पिछली बार भी ऐसा ही हो रहा था। मैं ब्रेक लेता हूं, तुरंत वापस लौटते हैं।
अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए के तमाम बड़े नेता इस वक्त उनके साथ कचहरी के अंदर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल, जेडीयू के नेता नीतीश कुमार, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान समेत एआईएडीएमके के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। इन्हीं लोगों के साथ प्रधानमंत्री इस वक्त बैठे हुए हैं। इंतजार हो रहा है जब सेट तैयार हो जाएंगे उसके बाद वो कलेक्ट्रेट जाएंगे। 4 लोगों को प्रस्तावक बनाया गया है, जिसमें जगदीश चौधरी जो कि डोम के राजा के सुपुत्र हैं उनको प्रस्तावक बनाया गया है। सुभाष गुप्ता जो कि एक वरिष्ठ आरएसएस और भाजपाई नेता हैं उनको बनाया गया है। नंदिता शास्त्री जो कि एक महिला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य हैं उनको प्रस्तावक बनाया गया है। और ये भी खबर आ रही है कि एक चौकीदार को भी प्रस्तावक बनाया जा सकता है, लेकिन उनका नाम अभी सामने नहीं आया है। हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे और अजय उपाध्याय जी से इस सवाल का जवाब हमने जानने की कोशिश की थी कि आखिरकार कांग्रेस कोई ऐसा भव्य शो, चाहे वो रोड शो हो, चाहे इस तरह का नामांकन हो, चाहे कोई बड़ी रैली हो, जहां पर उन्होंने अपनी लाइक माइंडेड पार्टीज को बुलाया हो, एक साथ कैंपेन किया हो, ऐसा कोई शो नहीं कर पाए। मनीष भाई, क्या लगता है आपको, कांग्रेस में इच्छा शक्ति की कमी है या उसने ये चुनाव वैसे ही छोड़ दिया, या आपको लगता है कांग्रेस इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज्ड शो कर ही नहीं सकती? मुझे ऐसा लगता है प्रबंधन के तौर पर, और जहां तक जो भव्यता होनी चाहिए, जिस तरीके और जिस अंदाज से प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो या चाहे उनके बड़े नेता हो, जब भी वो जाते हैं, कोई इवेंट करते हैं या कोई ऐसा आयोजन होता है जो उसकी भव्यता का पैमाना होता है, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस उस मायने में कहीं न कहीं चूक जाती है। अब जैसे बात करें प्रियंका गांधी के रोड शो की, दीपक भाई, मुझे याद है कि एक स्वागत द्वार, मुझे याद है कि एक स्वागत द्वार उनकी एंट्री हो रही थी और वो एक स्वागत द्वार नहीं लगा पाए थे। तो बात लगा पाने की ये नहीं है कि किसने क्या किया, कितना पैसा लगा। जरूरी ये है कि क्या आपका कार्यकर्ता उत्स्फूर्त भाव से, उस उत्साह से, उस जोश से क्या आपके आगमन की तैयारी में अपने आप को झोंकता है। ये सारी बातों का मुझे ऐसा लगता है जिसको लेकर कांग्रेस में एक तरह से असमंजस। डॉक्टर साहब आप बोलिएगा। मैं दोनों के पास आऊंगा। अफसोस कि मुझे फिर से एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, कमर्शियल ज्यादा है, हमको ऊपर से बताया जा रहा है। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और प्रधानमंत्री जैसे ही नामांकन की इस प्रक्रिया को शुरू होंगे, कचहरी के अंदर दाखिल होंगे, उनके प्रस्तावक उनके साथ होंगे, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी आंखों देखा हाल लेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बनारस कचहरी से। एक ब्रेक। छिटकी जब तो सीधे आपको लिए चलते हैं बनारस, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कचहरी के अंदर मौजूद हैं। अभिजीत मुहूर्त शुरू हो चुका है, वो कचहरी के अंदर पहुंच चुके हैं। 11:36 से ये मुहूर्त शुरू होना था, 12:24 तक ये मुहूर्त चलेगा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं नंदिता शास्त्री के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं। ये इनकी एक प्रस्तावक है ऐसा बताया गया है और प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करते हुए, इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री के साथ एनडीए के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। और एनडीए के तमाम नेता एक शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बनारस में आए हैं और ये जताना चाहते हैं कि एनडीए पूरा का पूरा 2019 के चुनाव में एकजुट है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन पत्र जो चुनाव अधिकारी हैं सुरेंद्र सिंह उनको सौंपते हुए, सुरेंद्र सिंह उनका नाम है, अंग्रेजी में ये नामांकन तैयार करवाए गए हैं, पूरा सेट बनाया गया है और प्रधानमंत्री ने अब नामांकन पत्रों को जो है वो निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह को सौंप दिया है। ये जो मुहूर्त निकाला गया है, पिछली बार 2014 में प्रधानमंत्री ने जब नामांकन किया था तब वो मुहूर्त को उन्होंने नहीं माना था, किसी भी मुहूर्त को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन 2019 में जब वो नामांकन करने पहुंचे तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो ज्योतिषाचार्य हैं उनसे परामर्श लेने के बाद अभिजीत मुहूर्त शुक्रवार, यानी आज शुक्रवार है, साध्य योग के बीच अभिजीत मुहूर्त, जैसा मैंने आपको बताया 11:36 से दोपहर 12:24 के बीच है, इसमें किया जा रहा है ये नामांकन। ये विशेष योग है, इस मुहूर्त में किया गया कोई भी काम फलदायी होता है और साध्य योग से नामांकन को और शुभकारी बनाने की कोशिश की जा रही है। मनीष भाई, इन तस्वीरों को देखने के बाद जो हमने एनडीए की तमाम
नेताओं की तस्वीरें देखी और प्रधानमंत्री अब अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से संकेत में काफी कुछ कहने की कोशिश कल शाम से लेकर अब तक कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और मुझे नहीं लगता कल के रोड शो के बाद प्रधानमंत्री को बनारस में किसी तरह की और कैंपेन करने की जरूरत भी है। देखिए दीपक भाई, न केवल हम इसे रोड शो तक सीमित रखें, आप ये समझिए कि 12 बजे जब आज अभी 12 बजेंगे और मुझे लगता है नामांकन के बाद वो अपने अगले कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ये 19 घंटे का शो है काशी में प्रधानमंत्री का, ये पूरा 19 घंटे का शो है जिसमें उनका हर एक आचरण किसी न किसी रूप में लोगों से जुड़ने का, संवाद करने का, सिवाय रात के सोने के वक्त को अगर हटा दें तो देर रात तक वो बुद्धिजीवियों से भी चर्चा करते रहे, बुद्धिजीवियों से बात की, कार्यकर्ताओं से मिले, बूथ कार्यकर्ता से मिले, सुबह हुई। तो आप ये देखें कि इस 19 घंटे में उन्होंने ऐसा कोई समय नहीं छोड़ा जिससे कि वो अपने आप को संकेत और आचरण के जरिए ये न बता पाएं या ना समझा पाएं कि हमें क्या करना है और मैं कितना आप लोगों पर विश्वास देकर इस नगरी से जाऊंगा। तो ये नामांकन के बाद जब आखिरी पड़ाव जो मुझे ये नामांकन का दिख रहा है, इसमें घटक दल का साथ आ जाना, सारे घटक दल मेरे ख्याल से लगभग पूरे वहां पर मौजूद हैं, सभी मौजूद और ये अपने आप में बताता है कि हमारे गठबंधन में कोई बिखराव नहीं है, कोई टकराव नहीं है। ठीक है, गठबंधन होने के पहले चुनाव पूर्व ये सारी बातें रही, तलखी रही, लेकिन वो अब सब खत्म हो चुकी है। आप देखें उद्धव ठाकरे सुबह से आकर वहां बैठे हुए हैं और लगातार प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा था। तो अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह हैं वो नामांकन पत्र के सेट्स को जांचते हुए 50 सेट अंग्रेजी में तैयार किए गए थे। 2014 में भी प्रधानमंत्री ने जो नामांकन भरा था वो अंग्रेजी में भरा था, आज का जो नामांकन है वो भी अंग्रेजी में भरा है। इसीलिए राज्य निर्वाचन अधिकारी जो सुरेंद्र सिंह हैं उनके दफ्तर के कर्मचारियों ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में निर्वाचन के जो दस्तावेज हैं उनके सेट तैयार किए थे, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री ने अपना नामांकन दाखिल किया है। उपाध्याय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहली बात तो आपने मान ली नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, आप इस तरह का रोड शो कर ही नहीं सकते, और दूसरा ये आखिरकार प्रियंका क्यों पीछे हट गई? प्रियंका ने ही इन अटकलों को जन्म दिया था अमेठी में ये कहकर कि बनारस से ही क्यों ना लड़ जाऊं। उसके बाद काफी हाइप होता है, बार बार खबर निकलती है कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से कि प्रियंका लड़ सकती है, एक नई राजनीति की शुरुआत वो कर सकती है, हिचकी क्यों, ये बताइए। दीपक भाई, पहली बात तो शो हम नहीं करते, रोड शो तो होता ही रहा है। प्रियंका जी जब लखनऊ गई थी, शायद आपके भी कैमरामैन होंगे और पुराना उठाकर देखेंगे कि किस तरह पूरा लखनऊ जो है प्रियंकामय हो गया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है, होते रहते हैं। जहां तक बात प्रियंका जी के कल का रोड शो की बात है, नहीं मानते नहीं, रोड शो इनका भी अच्छा हुआ है। रोड शो तो शो के तो माहिर हैं, ये तो मैं पहले से भी कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी शो के माहिर हैं, बहुत अच्छा शो करते हैं, और जनता भी रंगमंच के माहिर है, मायावी है, आप ये क्यों नहीं अच्छे कलाकार हैं, इस तरह का शो देखना चाहती है, जनता भी देखना चाहती है। जनता नहीं प्रोजेक्टेड है, जनता को दिखाना है तो बीएचयू के छात्रों को दिखाते, जनता को दिखानी है जहां किसान वहां दमित हो रहे हैं उनको दिखाते, बुनकर जो है जो बेचारे गरीब है सरकार उद्योग में जिनका पूरा रोजी रोटी चौपट हो गया, जरा उनसे जाकर बात होती तब समझ में आता। पूरे देश के भाजपा के कार्यकर्ता है वो गए हुए हैं, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी उनके पार्टी के हैं तो उनको जाना भी चाहिए। अमेठी में पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अमेठी के लोगों पर विश्वास है, हमें देश के लोग जो हमारे कार्यकर्ता हैं देश के बाकी क्षेत्रों में प्रश्न पूछना, आपसे प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा बताइए, पूछिए। मेरा प्रश्न इतना सा है, जब आप कल भी मेरे साथ आपकी पार्टी की और प्रवक्ता बैठी हुई थी, वो भी यही काम गिना रही थी कि वाराणसी के लिए कुछ नहीं हुआ, आप भी ये बोल रहे हैं। साहब, जब इतना कुछ भी नहीं हुआ, आपके को ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं करा वाराणसी के लिए, प्रधानमंत्री वैसे भी विफल रह गए, तो आपको जरूर लीडरशिप दिखाने के लिए प्रियंका जी को खड़ा करना था, लेकिन वो हो गया, प्रश्न हो गया। अरे जब सुई से काम चले तो तलवार की जरूरत नहीं होती, कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। और देख लीजिएगा आप, धरती पुत्र, सन ऑफ द सॉइल अजय राय काफी है हमारे लिए। आप देखिएगा ये गंगा मैया की बात जो होती है ना, वो गंगा में तैरना सीखते, वो तैरते हैं। प्रधानमंत्री जी बाहर से आए हैं, इस बार बाहरी और भीतरी भी वहां चलेगा, देख लीजिएगा वहां। और चुनाव निश्चित तौर पर जो देश के बाहर से आए, हार और जीत अब देख लीजिए, अब देखिए क्या बातें करते हैं। भाजपा को जब कुछ नहीं मिलता तो पाकिस्तान चला जाता है या विदेश चला जाता है। नहीं, मैं तो भी बहुत घूमते रहते हैं, पता करने की विदेश भी बहुत घूमे हैं ना, 90 देश विदेश में ही रहे हैं।
तो क्या कीजिएगा, मैं मजबूरी आपकी भी समझता हूं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय, आपने ये कहा कि वो गंगा में तैरना जानते हैं। आपको ये पता है प्रधानमंत्री गंगा कहां से प्रवाहित होती है? वहां पर उन्होंने साधना की है। नहीं नहीं, ये तो अरे चीजें, बहुत चीजें आने लगती हैं। ये तो बहुत सारी चीजें, कैसे कैसे अफवाहें और रूमर पूरे देश में फैलता है, पूरा देश जानता है कब उन्होंने क्या किया। वो तो एमए भी पास हैं, बीए भी पास हैं, कहां कहां कौन कौन डिग्रियां भी मिल गई हैं, पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी चाय भी बेचे थे, जैसा कि आप लोगों को सूचना मिलती रहती है। अब वो एमए पास किया है, बीए कौन कौन सी डिग्री भी ली है उन्होंने, तो ये सब तो सब सूचनाएं मिलती रहती है। जब आप भी कोई बड़ा पद पर आ जाएंगे तो आपके पीछे भी बहुत सारी चीजें आएंगी। दीपक भाई एक से एक चीजें लेकर के आएंगे आपके लिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना जरूर है कि देश में सारे में राहुल गांधी से राहुल विंची का, राहुल विंची से राहुल बनारस के लोगों को क्या मिला? भारतीय मूल से तो आज प्रधानमंत्री जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ रमन जी, रमन जी मैं पूछ रहा हूँ, बनारस में वो नॉमिनेशन कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र में गए हैं। संसदीय क्षेत्र की जनता जानना चाहती है बीएचयू जो है, जहां शिक्षा का केंद्र बनाने की बात हुई थी, कितना केंद्र बढ़ा, जहां वहां जो स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य और सफाई, मैं अभी आया हूं 2 महीना पहले। अच्छा। और मेरे भाई और मेरा परिवार वहीं रहता है। आप ये प्रश्न पूछने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको 23 तारीख को इसका ऐसा जवाब मिलेगा। एकदम गंगा की सफाई को ऐसा जवाब, मैं तो अभी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहूंगा। के बाद अब वो अपने नामांकन पत्र की जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरा कर रहे हैं। नामांकन पत्र उन्होंने आधे से ज्यादा फाइल कर दिया है, अब थोड़ी सी औपचारिकताएं बची हैं, जिसके बाद नरेंद्र मोदी अपने आगे के कार्यक्रमों के लिए वहां से प्रस्थान करेंगे। मनीष भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? दीपक भाई, ये ओथ आपको ऐसा नहीं लग रहा ये रेकी हो रही है? एक रेकी तो 2014 में हो चुकी है, लेकिन ये 19 की रेकी दिख रही है। 19 की रेकी दिख रही है। सर्जना, आप क्या कहेंगी? आप मुझे बताइए कि अजय जी जो एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हमने ये रोड शो इसलिए नहीं किया, ये पैसों की बर्बादी थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुला लिया, क्या देश की जनता ऐसे रोड शो को उत्सुकता के साथ देखती है? क्या आपको नहीं लगता ये भी रैली की तरह इलेक्शन कैंपेन का एक हथियार है, एक औजार है? प्रधानमंत्री एक दिन अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं, पूरा देश उसको देखता है, उसके बाद वो नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो करते हैं, आज एनडीए के नेताओं को वो बुलाकर नामांकन करते हैं। तो इस भव्यता को भी देश कहीं ना कहीं देख रहा होगा और अपने हिसाब से डिसीजन लेने की इसके आधार पर कोशिश कर रहा होगा। देखिए दीपक, आपने तो बहुत इलेक्शन कवर किया, आप पॉलिटिकल रिपोर्टर, पॉलिटिकल एडिटर रहे, शायद आपके और हमारी याद में ये एक ऐसा पहली बार मैं एक चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष काफी बिखरा हुआ और बहुत मजबूत विपक्ष आपको नजर ही नहीं आ रहा है। जो गठबंधन है उसमें बहुत सारे विरोधाभास हैं, लेकिन बीजेपी ने जो अपनी प्रचार और अपना जो चुनाव प्रचार को बहुत केयरफुली, बहुत आर्टिकुलेट तरीके से प्लान किया है। वो हर चीज एक एक दिन करते हैं। मान लीजिए एक दिन उन्होंने अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया, अब जो इन्होंने ये शो किया, शो कहें या रैली, चुनावी रैली या यात्रा जो भी है, ये एक बहुत मैसेज पूरे देश को दिया, विपक्ष को भी दिया, एक स्ट्रांग मैसेज। एक होता है आप साइकोलॉजिकली भी किसी को वो करते हैं कि साइकोलॉजिकली आप किसी को कमजोर बना देते हैं। इतना बड़ा शो दिखाकर, इतनी जनता दिखाकर उन्होंने विपक्षी दलों को भी एक मैसेज दिया कि देखो मेरे साथ पूरे बनारस की जनता है और मेरा जनता के साथ बहुत बड़ा कनेक्ट है। दूसरा, काशी एक धार्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, गंगा की आरती है, तो उसमें उन्होंने सारे फैक्टर्स को, जैसे एक बॉलीवुड फिल्म में हर चीज होती है, सारे मसाले होते हैं, चलना, एक्शन, उन्होंने इस पूरे चुनाव प्रचार में बॉलीवुड फिल्म भाई वही हो रहा है। ये सिर्फ फिल्म की एक तरह से शूटिंग दिखती है। मैं ये नहीं कह रही, पहली बार हुआ, इससे पहले भी मैं एक बार शाहरुख खान वर्सेस कमाल, किसानों को क्या मिला? प्रधानमंत्री जी एक दिन ये बताते, बेरोजगारी क्यों नहीं दूर हुई, 7.2% क्यों है? एक दिन यदि प्रधाधानमंत्री ये बताते, कौशल विकास योजना का क्या हुआ, यदि प्रधानमंत्री जी एक दिन इस पर चर्चा कराते, आप सीनियर पॉलिटिकल
रिपोर्टर हैं, आपसे यदि एक दिन ऐसी चर्चा हुई होती, एंकर कौन है? अक्षय कुमार। सुनिए क्या बात अजय जी, है? सुनिए दीपक चौरसिया नहीं होंगे, दीपक अक्षय कुमार होंगे। संजना कुछ कहना चाहती है, संजना कुछ कहना चाहती है, सुन लीजिए, संजना बोलिए। ग्रेवाल अजय उनको राहुल गांधी को इंटरव्यू राजीव करते, तो क्या राजीव गांधी को वो राजीव गांधी को, तो चलिए, क्या वो उदाहरण वाशिंगटन वही वाशिंगटन आपको पोस्ट की एडिटर है क्या? नहीं उदाहरण वो भी तो वाशिंगटन पोस्ट की एडिटर नहीं थी। करके नहीं पुराना नहीं ढूंढना पड़ रहा है। मैं कहता हूँ नो एक बात कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बीजेपी एकदम कुछ सही। नया नहीं कर रही देखिए, है, सुनिए लेकिन अजय जी। उन्होंने जो चीजें आप 25 साल 30 साल पहले करके छोड़ चुके हैं, उसको करके प्रचार का एक नया तरीका बना लिया। आपसे ही सीखे हैं, प्रचार का नया तरीका बना लिया उन्होंने। दीपक जी, मैं अजय जी को जवाब देना चाहूंगी। प्रधानमंत्री जी जरूर इंटरव्यू देते थे, ये नहीं कि सिर्फ अक्षय कुमार को देते थे पुराने प्रधानमंत्री। जो जितने अब तो चैनलों पे आया वो क्या सिर्फ था? अक्षय कुमार ही इंटरव्यू लेने आते हैं। नहीं, बाकी दीपक चैनलों पे चौरसिया आया वो नहीं चैनल, आते हैं। चैनल, मैं तो उसमें दीपक पत्रकार चौरसिया ही से नहीं आपके आज हिसाब से। पूछता हूँ, आपका आपसे बड़ा manifesto है, अक्षय वो कुमार ये कहते हैं पत्रकारों को पत्रकार भी है। नहीं, आप मुझे सिर्फ इतनी बात अजय जी, कहना है, अजय दीपक जी, एक जी, मिनट। सिमी ग्रेवाल का इंटरव्यू, राजीव गांधी जी का इसके इंटरव्यू अलावा सिमी भी ग्रेवाल बहुत ने इंटरव्यू किया, दिया बहुत उन्होंने। और इंटरव्यू लोगों को भी दिया होगा, पत्रकारों को भी दिया बहुत होगा। इंटरव्यू दिया। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज आप कर चुके हैं, उन्हीं चीजों से इन्होंने सीखा और उसको एक बड़ा शो बना दिया। अजय जी, आप क्यों नहीं कर पाते? यही तो जवाब जानने दीपक की जी, मैं एक कोशिश कर रहा हूँ और आप दे नहीं रहे जवाब, नहीं, क्योंकि नाच हमें- ना आवे आंगन तेरा। नहीं, हमें अजय जी, एक्टर एक बनने मिनट। की जरूरत नहीं है। एक्टर, हम लीडर हैं। आपको कहीं लगा, आपको कहीं लगा कि प्रधानमंत्री ने कल शाम से लेकर अभी तक पूरा एक्टिंग करी एक्टिंग है? है। नहीं, जनता की सर, जनता की आप समस्या leadership quality से को दूर दिखाइए। मुख्य एजेंडे देश से डाइवर्ट इंतजार कर करना रहा है। है। किसान आत्महत्या कर रहा है, 2004 से नौजवान बेरोजगार है, 2009 किसी से को कुछ 2014 रोजी रोटी की तलाश नहीं है, 2019 में कोई चर्चा मैं तो नहीं ये है। जानना चाहता हूँ कि आप ये क्या leadership बोल रहे है हैं कहाँ? भाषण में? भाषण में क्या बोला उन्होंने? में कोई इंटरेस्ट भाषण नहीं में क्या उन्होंने बोला? सर, आप leadership मैं तो दिखाइए। भाजपा के का एक कार्यकर्ता हूं, वाकई वो भाजपा के कार्यकर्ता है। देश के प्रधानमंत्री होते तो देश के सभी वर्गों के लिए सोचे होते, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए। आपके अध्यक्ष नहीं, बोल नहीं। देते हैं जो उन्हें आपका सिर्फ ट्वीट स्पीच लिखते देना हैं, है वो फिड्डी है। और रोड फिड्डी शो कौन है? करना बाद में है। एक अच्छी एक बात ठोकर खा देते है, हैं। देश काशी के लोग समझ रहे तो हैं, वो बहुत आपको कहाँ समझदार रखते हैं? ये सामने काशी दिखता की है। जनता आध्यात्मिक है, काशी की जनता ज्ञानी है और वो नहीं, देश समझती की है। जनता में आप जनता सुनिए, के दीपक जी, विवेक पर देश सवाल मत नहीं करिए। कर रहे हैं। जनता आप के हर बार विवेक ये पर कहते सवाल हैं। मत करिए। नहीं, विवेक पर उनको सवाल जो नहीं है बात- दीपक उनको भाई। जो बात आप मैं तो थोप कह रहे रहा हैं, हूं कि मैं ज्ञानी कह रहा हूं, है, आपसे विवेकी समझ है, रहा हूं। आध्यात्मिक क्या है, कारण है वो समझती कि है। पल्लवी शर्मा जो सीयू कांग्रेस की के नगरी स्पोक्सपर्सन को अब है, नहीं अजय चला जा उपाध्याय जो सकता। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है, इस रोड शो को लेकर, इंडिया के इस शो को लेकर कंप्लीट डिनाइल के मोड में एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि इतनी केयरफुली क्राफ्टेड कैंपेन प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन या 3 दिन के अंदर किया है, जिसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, प्रियंका गांधी आई थी, आंधी आई, ये बात हुई थी, लेकिन इनके पूरे नेता देश भर से उस रोड शो में नहीं शामिल हो पाए थे। मैंने कई प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के इनके उनसे बात की थी, भाई प्रियंका आपकी महासचिव हैं, पूर्वांचल का जिम्मा लिया हुआ प्रदेश के है, लिए तो ऐसे नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात थी, पूरी लेकिन महासचिव पश्चिमी पूरी उत्तर पार्टी पूर्वी की उत्तर प्रदेश का जिम्मा, प्रभारी डॉक्टर थे, साहब महासचिव लखनऊ में पार्टी गई की थी हैं। तो सिर्फ लखनऊ के डॉक्टर कोई साहब जी, 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 महासचिव पार्टी की हैं, एकदम जिम्मा है, पूर्वांचल एकदम का है, लेकिन उनको आप ये देखिए, उनको दायित्व उनकी क्या दिया है? सार्वजनिक हमारे तौर पार्टी पर का आपकी एक जगह भी तो जाके कैंपेनिंग कर रही है, नहीं कर रही बताइए, आपके भाजपा का जनरल सेक्रेटरी बयान ये बनता था है, कि इसलिए क्या नहीं उसको खड़ा हुई इस तरह का क्योंकि उन्होंने इस तरह का पूरे माहौल देश में दिया भ्रमण जाता करना है? है। अरे लेकिन आपने इन्हें ब्रह्मास्त्र लाया है, ये हमने- आखिरी हमारे लिए आपके प्रवक्ताओं ने बोला है, सबसे बड़े प्रवक्ताओं ने बोला है। स्वागत सम्मान में वहां पर देखिए, जो पार्टी आपको के नेता हैं, ताकत वो आई दिखानी हैं। चाहिए थी, उसमें आप कमजोर परिवार हुए। नहीं, आपने लखनऊ में लखनऊ का आपने कवरेज नहीं किया है मनीष भाई। लखनऊ को आपने देखा होगा तो आप आते चैनल के ऊपर आरोप लग गया। हम लोग खुद सब लोग चैनल के ऊपर ही आरोप लगा दिया। वेरी नहीं, गुड। नहीं, चैनल पर नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर अजय, मनीष भाई से आपका- बात हो रही है, चैनल पर नहीं है। आपका कहना ये सही है, आपको वकालत करने के लिए आप आए हैं पार्टी की, लेकिन आप ऐसी वकालत न करें जिसकी अपील दलील वकील में कहीं कोई ताकत नहीं, नहीं, ना हो। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, आप देखिए, भाई देखिए, कैंप लखनऊ आपने देखा नहीं उनका शो, और इस बनारस में भी वो गई थी, डॉक्टर ये साहब बनारस में भी गई थी। अरे लेकिन भव्यता की वो- बात हो रही है डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री प्रबंधन जी, में यदि आपके भारत पास के लोग नहीं, मैं वहां पर- प्रधानमंत्री जी अपना शो कर रहे हैं, ये भाजपा का स्थानीय कैंडिडेट नहीं कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी शो कर रहे हैं देश की सत्ता, देश की शक्ति, देश का पावर और प्रशासन लगा हुआ है।
हम यानी वाकई वो नहीं जो कर डील है, सकते। वो जो नहीं, ये मान लिया, नहीं दिखा, आप मान लिया। हम बहुत देश के बढ़िया लोगों बात। का आपने मान हम देश लिया के लोगों कि आप वाकई का ऐसा गाढ़ी क्यों नहीं कर कमाई सकते? नहीं इस तरह खर्च करवा सकते। अच्छा। हमारे लिए वो कमाई वो जो- देश के लोगों वो का जो टैक्स बिना पेयर काम का के कमाई प्रियंका है। जी को SPP प्रधानमंत्री जी कवर किया बताएं जाता है, कि इस कार्यक्रम में सरकारी उनके बंगला दिया सिक्योरिटी जाता है, पर वो कितना क्या खर्च था? हुआ है, इसी से क्लियर हो जाएगा। वाड्रा आप जी की एक मदद पत्रकार किया हैं, जाता है, वो आप क्या इसकी था? सूचना लीजिए। जो इतने लोग आए हैं इसमें कितने रुपए बट्टे होंगे? ये फूलों की बारिश ये आपकी क्या लोग रैली कर रहे नहीं है हैं? साहब, फूल जहाँ दिए लाइन गए लगके हैं। नोट बांटे इन सारे जाते हैं। का खर्च चुनाव आयोग ये आपकी तय करके रैली मैं नहीं तो है ये जहाँ चाहता हूं नोट बांटे जाते हैं। यदि ये जहाँ बात हो लोग तो जरा इस मन पर से चर्चा आते हो हैं। जाए। अजय और जी, यही फर्क है आप में हमारे में। इस बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रियंका गांधी को लेकर जवाब अधूरा था। मैं ये जानना और समझना चाहता हूं, क्या प्रियंका गांधी जी यहां से चुनाव लड़कर एक नई परंपरा कि हम जो सबसे बड़ा व्यक्ति है राजनीतिक इस वक्त देश में, जो जाहिर तौर से प्रधानमंत्री हैं, एनडीए के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो हैं, उनके सामने खड़ी होने की हिम्मत रखती हूं, क्या एक नई राजनीति की शुरुआत यहां से नहीं हो सकती? प्रियंका जी की राजनीति शालीनता और विनम्रता की राजनीति भी है। की शुरुआत यहां से नहीं हो सकती? प्रियंका जी की राजनीति शालीनता और विनम्रता की राजनीति भी है साथ में। तो शालीनता और विनम्रता से चुनाव लड़ती किसी ने नहीं रोका था। दूसरी जी साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश का रिजल्ट 23 तारीख को इसी टेबल पर आपके साथ इसी स्टूडियो में रहूंगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बताएगा कि क्या रिजल्ट होता है। और प्रधानमंत्री जो इतनी भव्यता, इतना बड़ा शो, इतना बड़ा आडंबर रचा है, उसका रिजल्ट क्या होता है? नहीं, किसी के कैंपेन को आप आडंबर क्यों कहते हैं? मुझे ये बता दीजिए, किसी की भी कैंपेन को आप आडंबर क्यों कहते हैं? ये काम को छुपाने का एक माध्यम है, क्योंकि वहां के लोगों का काम नहीं हुआ। गरीब किसान का कोई अभी कोई निवाला उसका देखने वाला नहीं है। रोजगार बेरोजगार नौजवान वहां घूम रहा है। गंगे की सफाई नहीं हुई है मां की, जिस मां के नाम पे इन्होंने इतना बड़ा काम अजय जी, भ्रम फैलाया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसलिए भव्यता दिखाई जा रही है। इसके मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं बायस फील नहीं करना चाहता हूं। रमन जी एक मिनट, मैं बायस फील नहीं करवाना चाहता हूं दर्शकों को, लेकिन मैंने कल लगभग 2 घंटे रिसर्च किया था और ये जानने की कोशिश की कि बनारस के अंदर कौन से काम पूरे हो चुके हैं और कौन से काम शुरू हुए। मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैं लगातार 15 से 20 मिनट उस पे बिना रुके बोल सकता हूं, लेकिन मैं बायस्ड साउंड नहीं करना चाहता हूं। इसीलिए मैं रमन जी को और आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ कामों पर आप बिना देखे और बिना समझे कोई टिप्पणी करेंगे तो हो सकता है बनारस के लोग जो इन हकीकतों को जानते हो बनारस के बारे में उनका हकीकत को जानना है। मैं बस 2 सेकेंड। एक तो गंगे की पूर्ण सफाई की बात थी, पूर्ण शुद्धिकरण की बात थी। आपने देखा होगा वहां गंगा एक्शन प्लान जो है उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई है। आज भी आचमन आप नहीं कर सकते गंगा प्रियंका जी ने किया। आप अभी नदियों की सफाई और बाकी जो नदियां उसमें इन्वॉल्व हो रही है, प्रियंका जी ने आचमन क्यों किया? देखिए करना तो पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। दिमाग में क्लैरिटी तो रखिए, बोलना क्या है? रिपोर्ट दे रहा हूं, रिपोर्ट दे रहा हूं। 1 सेकंड सुन लीजिए, मैं रिपोर्ट दे रहा हूं। आप वहां सीएजी की रिपोर्ट ले लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस आधार से ये सफाई चल रही है 200 वर्ष लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने नहीं कहा। सीएजी ने कहा कि 20% मात्र खर्च हुए हैं। वहां जो संकट मोचन जो गैर सरकारी संस्था है जो वहां सफाई का ध्यान रखती है और गुणवत्ता की जांच करती है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आज इतना है कि मानव के लिए वो कहीं न कहीं उसको ले नहीं सकते उस पानी को आप। मैं आपकी सब बात करता हूं, मैं सब बात मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि प्रियंका, आप कह रहे हैं कि पानी आचमन लायक नहीं है, तो प्रियंका गांधी ने आचमन क्यों किया? गंगा के प्रति जो एक प्रेम है लोगों का, हृदय से प्रेम है। मां गंगा एक हम लोगों के दिलों में, सबके दिलों में, देश के दिलों में बसती है। मां गंगा के नाम पे हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम झूठे वोट नहीं मांग रहे हैं। आप ही का सवाल लेकर मैं रमन जी के पास जाता हूं। रमन जी, क्या ये रोड शो इसलिए किया गया क्योंकि बनारस के अंदर प्रधानमंत्री अपनी नाकामियों को छुपाएं, देश को वो संदेश देना चाहते थे, देश के अंदर अपनी नाकामियों को छुपाएं और इलेक्शन को ऐसे भावनात्मक मुद्दों की तरफ ले जाएं जैसे राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, आतंकवाद है, पाकिस्तान है? लगातार इनका यही आरोप रहता है कि ना तो बेरोजगारी के बारे में आपने कुछ किया, न गरीबों के बारे में आपने कुछ किया, न ही युवाओं के बारे में आपने कुछ कहा। इसी रिकॉर्ड पर अजय जी चल रहे थे, बताइए, इसका जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, एक बहुत अच्छा कॉमेडी का शो चलता था टीवी पे, आजकल वो अच्छा नहीं चल रहा, किसी ने और ने टेक ओवर कर लिया, बाहर से आए उनसे कलाकार ने, लेकिन वो कलाकार अपनी कलाकारी भी नहीं दिखा पाता। उसके होने के बावजूद मोदी जी आज लोगों ने क्या करा है,
लोगों ने उस कलाकार को बोला कि अभी जाके सीख के आओ, क्योंकि हमारा विश्वास कल भी यही था, आज भी यही है कि यही एक व्यक्ति है जो हमारे साथ हमारे लिए प्रश्न खड़ा आपने है। क्या पूछा रमन भाई, उसका आज जवाब क्या नहीं हो रहा है कि बेरोजगारी कि दर क्यों है इतनी? जब लोगों को जीडीपी बढ़ता हुआ दिखता है, अच्छा, तो दूसरों को ये दिखता है कि इकोनॉमी ठप हो गई। जब विश्व की सबसे छठी बड़ी बनती है इकोनॉमी और वर्ल्ड बैंक, डॉइश बैंक वगैरह दूसरे बड़े संस्थान बोलते हैं, तो भी इनको लगता है कि नौकरी नहीं है, काम नहीं हो रहा, सब कुछ ठप हो गया। 11 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी कलेक्ट होता है, लेकिन वो इन्हें गब्बर सिंह लगता है। क्या होता है साहब, 17 करोड़ के करीब 16 करोड़ के करीब मुद्रा लोन जाते हैं, उनको स्वरोजगार मिलता है, और वो तबका है जिसके ऊपर सारी सब्सिडी खर्च होती थी। अगर वो उनको काम मिल जाता है तो इनको प्रॉब्लम होती है। अगर सबका साथ सबका विकास करा जाता है तो भी इनको प्रॉब्लम होती है। अगर जनधन योजना के अंदर 33 करोड़ अकाउंट खुलते हैं, 97,000 करोड़ रुपया उसमें जमा है, 97,000 करोड़ रुपए जमा है। अगर वो होता है तो भी कुछ नहीं हो रहा। सब ऐसा होता है जब आप बोफोर्स का काम करते हैं। रमन भाई, सुनिए बेरोजगारी दर सुनिए, अरे बेरोजगारी दर बताइए, आपका सवाल के आंकड़े हैं बेरोजगारी दर के, कांड करते हैं बेरोजगारी दर क्या है, बराबर की तोपखाना यहाँ बनता है, बेरोजगारी दर बता दीजिए, देश सुनना चाह रहा है। अरे साहब, आपको सुनना चाह रहा है कि बेरोजगारी दर कितनी है। शकुनी तो पहले ही थे। अच्छा, बेरोजगारी दर देख लीजिए, अब कहाँ चले गए, शकुनी पर और गंधार पर, क्वेटो पर जाना पर, तो क्वेटा पर चले गए, क्वेटा पर चले अजय जी गए। सुनिए, मैं आपसे एक बात करना जी चाहती जी हूँ। जी जी मैडम, आप बहर कह रहे हैं कि बनारस में ये नहीं हुआ, वो आपका कैंडिडेट तीसरे नंबर पर था और सबसे कम वोट, उसके वोट भी बहुत कम थे। लेकिन इन 5 साल में क्या आपने कोई ऐसा नेता तैयार किया जो वहाँ मोदी को काट करता और टक्कर देता? सुनिए, जी जी जी, मैं पत्रकार के रूप में, मैं उसके रूप में नहीं पूछ रही हूँ। आपने फिर उसी व्यक्ति को जो तीसरे नंबर पर आया उतारा, और उन 5 साल में उसने क्या काम किया? उसी व्यक्ति ने जो वहां सबके घरों में और सबके दिलों में जगह बनाई है, उसने लोगों की समस्याओं के लिए लड़ा है। 5 सालों आदमी वही रहा है। हमारा जो नेता है अजय राय जी स्थानीय व्यक्ति हैं, वो लगातार 5 साल लोगों के बीच लड़ते रहे। 3 दल बदले उन्होंने। वो दल, अरे दल तो बहुत सारे लोग भाजपा में है अभी, जो सारे लोग दल बदल के ही आए हुए हैं। आप देखेंगे तो कई मंत्री हैं इनके दल बदलू लोग, तो ये कोई नहीं। पलटू राम जी एक हैं बिहार के, जो मुख्यमंत्री पलट जाते हैं, तो वो सब कोई मैटर नहीं करता। राजनीति में लोगों के बीच कौन रहता है, लगातार रहे हैं अजय राय जी। वहां के जन्म धरती पुत्र है, और धरती पुत्र प्रधानमंत्री जी को हराएंगे इस बार, देखिएगा ये आने वाला है, क्योंकि वहां की जनता ये चाह रही है। अजय जी, मैं तर्क के लिए ही आपसे पूछ रहा हूं, समझने के लिए आपसे पूछ रहा हूं, आप एक इंटेलेक्चुअल भी हैं। आपको नहीं लगता, जो सवाल मैं पहले लेकर आया था उसका मैं थोड़ा विश्लेषणात्मक जवाब आपसे चाहता हूं, आपको नहीं लगता प्रियंका जी अगर यहां से खड़ी होती तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई स्फूर्ति आती, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया जोश आता, और एक अच्छी सिंबॉलिक फाइट वो प्रधानमंत्री को दे सकती, अपने आप को और गंभीर नेता के रूप में वो स्थापित कर पाती? आपको क्या लगता है? देखिए दीपक भाई, आप एक वरिष्ठ बुद्धिजीवी व्यक्ति भी हैं साथ में। कांग्रेस पार्टी की अपनी एक रणनीति है, स्ट्रेटजी है, उसे स्ट्रेटजी फॉलो चल रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का उनको इंचार्ज है। अभी जरूरी प्रधानमंत्री जी को सिर्फ राजनीतिक टक्कर वहां बनारस में जाकर के देने की जरूरत नहीं है प्रियंका जी के लिए। प्रियंका जी पूरे देश में प्रधानमंत्री जी को टक्कर दे रही हैं। युवाओं की जो समस्या है, किसानों की जो बात है, महिलाओं की जो आवाज है, उसको लेकर के वो पूरे देश को मैसेज दे रही है, और उससे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश में मजबूत हो रहा है हमारा, और पूरा देश का लोग कहीं ना कहीं इस मैसेज को समझ रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है। वो रिजल्ट में तब्दील आपको 23 तारीख को होगा। पार्टी पूरी रणनीति के तहत, स्ट्रेटजी के तहत ही ये डिसीजन ली होगी कि एक स्थानीय व्यक्ति को लड़ाए, जो व्यक्ति 5 साल तक लोगों के बीच रहकर उसके सुख दुख में, उसके दर्द में साथ रहा है। मेरा सवाल ये है अजय उपाध्याय जी, अब उस तरह की चिल्लेपन नहीं होगी जो हो रही थी अब से थोड़ी देर पहले। दर्शक ये भी समझना चाहेंगे कि क्यों फिर कांग्रेस के तमाम नेता प्रियंका गांधी के एक ऑफ द कफ रिमार्क के बाद कि क्यों ना मैं बनारस से खड़ी हो जाऊं, जो उन्होंने अमेठी में दिया था, क्यों लगातार कांग्रेस के नेता ये खबरें फीड करते रहे कि अभी डिसीजन नहीं हुआ है, राहुल गांधी इस पर विचार कर सकते हैं, प्रियंका गांधी लड़ सकती है। प्रियंका ने 2-3 बार स्टेटमेंट दिया अलग अलग वक्त कि मैं वही करूंगी जो पार्टी अध्यक्ष कहेंगे। तो आपको नहीं लगता एक हाइप क्रिएट हुआ, हाइप को ऊपर तक ले गए, ये हुआ कि
नरेंद्र मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी हो सकता है, फिर एकदम से उनका बैकआउट कर जाना, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए ये एक ऐसा संकेत है कि वो मैदान छोड़ के अलग हट गए? नहीं, दीपक जी, एक बार जरूर पत्रकारों ने जब उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, अमेठी की बात चूंकि पूछी गई थी या रायबरेली से, उन्होंने कहा कि बनारस की नहीं। वो एक नॉर्मल भाषा में उन्होंने बात रखी। उसके बाद कहीं से भी अधिकृत तौर पे कांग्रेस पार्टी ऑन रिकॉर्ड कुछ बात नहीं रखी कि प्रियंका जी वहां चुनाव लड़ने जा रही हैं। पहली बात। दूसरी बात, जरूर मीडिया में बहुत सारी बातें होती है, टीआरपी चलती रही 2-4-5 दिन, आप लोगों ने भी चलाया, चर्चाएं होती रही, विश्लेषण होते रहे, वाद विवाद चलते रहता है, ये सब चलना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को जो रणनीति के तहत जो काम करना चाहिए था वो किया। प्रियंका जी को कहीं से भी चुनाव की उस लेवल पर बात नहीं थी, गंभीर बात वहां नहीं थी कि चुनाव उनको लड़ना है। यदि लड़ना होगा तो उचित समय पर आपको भी पता चलेगा। आने वाला समय अभी है प्रियंका जी के लिए, और कांग्रेस पार्टी जब जहां उनका उपयोग चाहेगी वहां कर रही है और आगे भी करेगी। प्रधानमंत्री जी के लिए जहां तक बात है, ठीक है, शो बहुत बड़ा हुआ है, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं, करें, लेकिन जनता वहां उस शो को देख रही है। जो बनारस के लोग हैं, जो वोटर हैं, उनको क्या मिला है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 4 गांव उन्होंने गोद लिए थे, आदर्श गांव, जयापुर, नागपुर, ककरहिया और धूमरी। इन 4 गांवों का यदि वाकई जायजा लिया जाए तो प्रधानमंत्री जी की हैसियत से नहीं, एक सांसद की हैसियत से जिसको आदर्श गांव की सूची में उन्होंने ली थी गोद, वहां जाकर आप देखिए। मुझे लगता है आप जयपुर गए नहीं। मैं जयपुर, नागपुर, ककरहिया और डोमरी तीनों जगह गए। आप गलत जगह गए। जयपुर उन्होंने गोद लिया था, उन्होंने सिर्फ एक गांव गोद लिया था, जयपुर। और मैं आपको बता दूं, जयपुर के अंदर बैंक है, जयपुर के अंदर सोलर पावर है, जयपुर पावर एक लगाया है, जयपुर के अंदर एटीएम है, जयपुर के अंदर पोस्ट ऑफिस बन गया है, जयपुर के अंदर शेल्टर हो गया है, जयपुर के अंदर पावर लूम की एक यूनिट लग गई है। जो वहां की महिलाएं हैं वो चरखा काटकर रोजाना पैसे कमाती है, बच्चियां पैसे कमाती है। मैं आपको बता रहा हूं, ये वो चीजें बता रहा हूं जो अपने आंखों से मैंने देखी हुई है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपके इस डायरेक्ट जाकर के यदि आप कह रहे हैं तो आपको मैं नहीं कहूंगा कि आपने कोई गलत विश्लेषण किया होगा। आपकी इस बात को भी मैं पूरे भरोसे के साथ, चूंकि आपकी एक अलग ईमानदारी है, उस ईमानदारी पर मैं प्रश्न कभी नहीं लगा सकता। आप एक अच्छे ईमानदार पत्रकार रहे हैं और पक्ष विपक्ष दोनों के लिए आप अपनी आवाज सदैव उठाते रहे हैं। ईश्वर से मेरी कामना भी है कि ये सदैव आप उठाते रहें, आने वाले समय में भी यदि कोई बात ऐसी आती है तो। लेकिन जयपुर के जो काम हुए हैं, आरटीआई की जो रिपोर्ट है, वो काम प्रधानमंत्री जी एज ए सांसद फंड से नहीं कराया है। जो सांसद फंड के नाम पे आदर्श गांव बनाने की बात थी, बाकी भाजपा के सांसदों को भी यही निर्देश दिया गया था। मेरा सिर्फ यहां आपत्ति है, और उसके साथ उन्होंने 4 गांव की भी कल्पना की थी। वो 4 गांव में से 3 गांव को यदि देखेंगे तो कुछ नहीं हुआ। पहली बात, एक और बात आई थी, बुनकरों के लिए वहां पे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था रखने की बात थी, जैसे कि ट्रेड फैसिलिटी सेंटर की बात थी। वो हुआ जरूर, लेकिन उन बुनकरों को कुछ नहीं मिल रहा है। केदारनाथ सिंह वहां जो प्रख्यात लेखक है, उन्होंने भी इस पर रिपोर्ट की है कि जो अंत्योदय की बात थी, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे चुकी हुई है, और उन गरीबों को नहीं कुछ मिल रहा है। वो लोग आज भी मारे मारे फिर रहे हैं। कुछ दलाल किस्म के लोग उस पर अपना मैंने कहीं ना कहीं अपना प्रभाव बना लिया है। तो मेरा मानना है कि अभी भी प्रधानमंत्री जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूं गरीबों के कल्याण के लिए कम से कम इन लोगों को, जो वहां अधिकारी होंगे, अब तो चुनाव का चूंकि घोषणा हो चुका है तो नहीं कर सकते, आने वाले समय में जरूर इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। वादे आप जितने कर ले, कुछ वादे पूरे होने चाहिए। अब बीएचयू में आप जानते हैं कि पूर्वांचल में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आज आप अपने रिपोर्टर को अभी इसी वक्त भेजिए, देखिए वहां 400-500 लोग बाहर नीचे नहीं बैठे होंगे इस गर्मी में, तो आपको आश्चर्य होगा, खुद आप देख करके परेशान होंगे। वहां पे लोगों को कोई भी बेसिक व्यवस्था नहीं बन पाई है। ठीक है, वो कैंसर हॉस्पिटल जरूर खोला है, ये भी सच्चाई है, ये मैं नहीं कहूंगा कि नहीं है। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, और जो पहले से चली आ रही थी वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था, वो उसमें कोई सुधार नहीं है। क्योंकि मैं खुद उसका मैं अभी इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक बनारस के अंदर हैं, वो आपकी बात सुन रहे होंगे और इसको कसौटी पर परखेंगे। प्रधानमंत्री इस वक्त अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, बस कुछ ही मिनटों बाद उनका नामांकन पूरा हो जाएगा, और मेरे ख्याल से लगभग ये नामांकन पूरा हो चुका है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विश्लेषण करेंगे प्रधानमंत्री के कल के रोड शो का, गंगा आरती का, साथ ही साथ ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एनडीए की एकजुटता को दिखाकर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर क्या साबित करने की कोशिश की है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करके बाहर निकल चुके हैं कचहरी से और इस वक्त वो जनता का अभिवादन कर रहे हैं। वो लोग जो कचहरी के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री उन तमाम लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। चारों तरफ आप देखिए बैरिकेडिंग हुई है और बैरिकेडिंग के पीछे जन सैलाब उमड़ा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। मनीष भाई, कल से लेकर आज तक प्रधानमंत्री ने एक तीर से कितने निशाने साधे हैं? मेरे ख्याल से निशाने गिनना तो मुश्किल है, लेकिन एक पंथ कई काज, ये जो कहावत है दीपक भाई, वो प्रधानमंत्री ने की है। काशी जैसे कि नगरी है, राजनीतिक तौर पर उन्होंने रोड शो के जरिए देश भर में संदेश दिया। काशी तो केवल एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन जो संवाद और जो संदेश देने का काम किया है वो देश भर के बीजेपी के कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच अपने उस आचरण के जरिए, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तीनों संदेश उन्होंने दिए हैं और वो अलग अलग वर्ग को साधने की कोशिश की है। और काशी को लेकर जो बात हम लगातार कल से कर रहे हैं, आज सुबह जब इन्हें हम सुन रहे थे दीपक भाई, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जब संबोधित कर रहे थे तो बौद्धिक भी दिया इन्होंने जो बौद्धिक दिया कि एक प्रचारक के रूप में आप कैसे अपने इलाके में जाके प्रचार, अगर आपको अपने कैंडिडेट का करना है, उम्मीदवार का करना है, तो उसके तरीके क्या होने चाहिए और उसमें पैसा खर्च नहीं होगा। उन्होंने तो यहां तक बता दिया, बिजली उसकी, टीवी उसका, अखबार उसका। तो और फिर इसके बाद सामने वाले को आप कैसे अपनी ओर खींचे रखे, यानी वो आकर्षण कैसे बना रखे। अगर कोई चीज खराब लग रही है तो चीख के बोलिए कि हाँ ये देखो ये क्या बोल रहा है, और अगर कोई चीज अच्छी लगी देखो कितना अच्छा बोल रहा है। तो ये जो सारी बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके जरिए उन्होंने बहुत सारे संदेश दिए हैं, बहुत सारा ज्ञान दिया है और मोदी खुद प्रचारक रहे हैं। इन्होंने एक टिपिकल आरएसएस का प्रचारक मनीष भाई वैसा ही काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। सुबह उनका नाश्ता कहीं होगा, दोपहर का भोज कहीं होगा, विश्राम कहीं होगा और रात का खाना कहीं होगा। तो ये जो तरीका है ये बौद्धिक तरीका है और संघ के कार्यकर्ता और प्रचारक लोगों के बीच पहुंचकर जो अंडर करंट वाली बात होती है, वो अंडर करंट का पावर हाउस है जो खुद आदमी जाता है, बनाता है और उसे संचालित करता है। और मेरे ख्याल से इतना बड़ा काडर, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से, इतना महीन मैनेजमेंट कि आप घर घर के अंदर चला जाएं, एक एक वोटर के पास चले जाएं, घर के पूरे कितने लोग हैं, कितने लोग वोट डालेंगे, किसका पोलिंग बूथ कहां कहां है, ये तक समझ ले। इसके ऑर्गेनाइजेशन की जो महारत भारतीय जनता पार्टी के पास है वो बहुत बड़ी है और ऐसा संगठन शायद दुनिया में आपको बिरले ही देखने को मिलेगा। फिलहाल इन्हीं तस्वीरों से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो काशी की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे।